नमस्कार, सेहतनामा के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में हर रोज बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से स्वास्थ्य सेवाओं में संयुक्त निदेशक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि आंखों की समस्या और उसके इलाज के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब भी देंगे। डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। धन्यवाद अमितेश जी, और मैं भी आपके माध्यम से समस्त जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस बदलते मौसम में जब सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, ऐसे में अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, ये समय जब ठंड थोड़ी प्रारंभ हो गई है और इस समय विशेष रूप से एलर्जी की समस्या लोगों में देखने में बहुतायत से आती है। और आपने देखा होगा कि फूल फ्लावरिंग सीजन होता ही है, तो पॉलन ग्रेन्स हो या इन चीज़ों के कारण या फिर पॉल्यूशंस, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये भी बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि इस समय हवा का घनत्व तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हवा के पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ सेटल होते हैं और हमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि लंग्स की बीमारियां, दमे की बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। और इसी कारण से आप देखिएगा आँख भी प्रभावित होती है, ऑफ्थल्मिक एलर्जी भी बहुत देखने में आती है जी। तो विशेष रूप से ऐसे समय में हमें गॉगल्स का उपयोग कर सकते हैं हम, जब भी बाहर निकलें घर से। जिनको एलर्जी की शिकायत हमेशा बनी रहती है, ऐसे लोगों के लिए जी। साफ पानी से आंखों को धोएं और इसके अतिरिक्त बीच बीच में आंखों को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए इस मौसम में, अगर इन चीज़ों से बचाव रखना है तो। बिल्कुल। और इस समय तो सर बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये समस्या आम हो रही है कि उनको चश्मे लग जा रहे हैं बहुत कम उम्र में, और पिछले 1.5-2 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त, मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। तो बच्चों की आंखों का कैसे ख्याल रखा जाए? उनको किस तरीके से एक्सरसाइजेस कुछ आंखों की हैं ऐसी खास जो आंखों को मजबूत करें, रोशनी ठीक रखें? जी बिल्कुल। एक तो मोबाइल यूज़ करते समय जो ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, उसमें विशेष रूप से अगर हम बच्चों को थोड़ा बड़ा स्क्रीन अवेलेबल करा पाएँ मोबाइल के माध्यम से भी, तो बेहतर होगा। दूसरा, एक दूरी, निश्चित दूरी एक उनकी तय होनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेन ना आए आंखों पे। तीसरी बात, पर्याप्त मात्रा में कमरे में लाइट हो, जहां वो बच्चे मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले रहे हैं जी। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। और एक बात और मैं इस बात पे विशेष कहना चाहूँगा कि बच्चों को भी लगातार 2 घंटे 3 घंटे ऐसे स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आधे घंटे के बाद में, 20-25 मिनट के बाद में 2 मिनट का गैप जरूर देना चाहिए, जिस समय बच्चे अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठ सकते हैं। तो उससे आंखों को बीच बीच में रिलैक्सेशन भी मिलता जाएगा और उनकी जो पीएच है या मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी है, वो भी उनकी मेंटेन रहेगी आई की, जिससे उनको स्ट्रेन कम होगा, लालिमा कम होगी, थकान कम होगी। बिल्कुल, स्ट्रेन कम होगा। सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा। देखिए, आंखों पर बहुत देर बाद लोग ध्यान देना शुरू करते हैं और आजकल लगता है कि आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हुई और हमने चश्मा बनवा लिया और ठीक है अब आके, लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में बहुत सी समस्याएं होती हैं जो आम जिंदगी में हम लोग पता नहीं चल पाती हैं। तो खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें हम शामिल करें जो सीधे सीधे आंखों पर असर डालती हैं, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, और अपनी दिनचर्या में हम और क्या चीज़ें शामिल करें जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए हमारे लिए लाभकारी होंगी, हमारे लिए जो हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करें?
देखिए, स्वस्थ शरीर रखने के स्वस्थ शरीर के जो फायदे हैं, उससे आंख भी स्वस्थ रहती है। विशेष रूप से जो सवेरे का सैर कहा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ में खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, एक्सरसाइजेज हैं आई की, जैसे आई बॉल है जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है, उसको चारों डायरेक्शन में घुमाना, राउंड घुमाना। फिर एक पेंसिल लेके पेंसिल की नोक को आप तकरीबन 1 मीटर दूर रखने की कोशिश करिए अपने हाथ से। अंदाजन 1 मीटर तो नहीं होता है, लेकिन जितना डिस्टेंटली आप रख पाएं, और उसको धीरे धीरे फोकस करते हुए दोनों नज़र से उस टिप को फोकस करते हुए धीरे धीरे करीब लाएं, तो इससे आपके मसल्स की क्षमता में वृद्धि होती है। नेत्र के एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन हैं और ज़रूर इसका पालन जो सामान्य आपकी जो दिनचर्या है उसमें इसको जोड़ के रखना चाहिए। जी। तीसरी चीज़, खाने पीने का तो ये इससे अच्छा तो अब कोई मौसम होता नहीं। ठंड के समय में आपको इस मौसम में गाजर, टमाटर और पीले रंग के जितनी फल हैं वो सारे हमारे नेत्र के लिए फ़ायदेमंद हैं, और इनका सेवन सभी मायने में, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो गाजर का सूप हो, गाजर स्वयं अपने आप में गाजर सलाद के रूप में लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग करें। पालक अभी अच्छे मात्रा में अच्छी हेल्दी पालक मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए एग्स हैं, तो ये जो खाने पीने के हैं ये सामान्य चीज़ ही है। अगर अच्छे से हेल्दी तरीके से खाया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, हेल्दी तरीके से खाया जाए तो बेहतर होगा। सर, ऐसे बहुत से आंखों के इन्फेक्शंस हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता रहता है। कुछ ऐसी क्या गंभीर बीमारियां हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप अगर जानकारी यहाँ पर साझा कीजिए दर्शकों को, कि अगर उस तरह के कुछ भी सिम्टम्स नज़र आएँ आंखों में तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। एक तो सफ़ेद कैटरेक्ट जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद जी। इसमें नज़र धीरे धीरे कम होती है, जिसकी जानकारी पेशेंट को होती है। लेकिन एक ऐसा मोतियाबिंद है जो जिसे हम ब्लैक कैटरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ग्लाकोमा, कांचबिंद जी, काला मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं जी। तो ये काला मोतियाबिंद ये बहुत साइलेंट नज़र का किलर है, हमारे दृष्टि के लिए एक घातक है, और इसकी जानकारी बहुत एडवांस स्टेज में होने से ही जानकारी होती है। तो 40 साल के बाद में रूटीनली आई चेकअप बीच बीच में होते रहना चाहिए, और उसमें जो इनका ऑकुलर टेंशन है, प्रेशर है, वो भी इसमें नापा जाता है। फील्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है, फंडस का एग्जामिनेशन, रेटिना का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं जिसके माध्यम से इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज़। सामान्य पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 7.8% डायबिटिक पॉपुलेशन है। सपोज आज हम ये माने कि लगभग 3 करोड़ की आबादी हमारी छत्तीसगढ़ की है। इस 3 करोड़ की आबादी में तकरीबन 22-23 लाख डायबिटिक होंगे, अनडिटेक्टेड हो या डिटेक्टेड हो, दोनों इतने होंगे ही, क्योंकि सर्वे का डाटा हमें ये इंगित कर रहा है। तो इन लोगों में भी धीरे धीरे नज़र कम होती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ प्रायः लोगों के अनकंट्रोल्ड या इरेगुलरली कंट्रोल्ड स्टेटस, यानी अनियंत्रित होते हैं शुगर का लेवल उनका, या बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए नियंत्रण में नहीं रख पाते। वो दवाइयाँ जब ली तब कंट्रोल हो गया, बीच में दवाइयाँ छोड़ दी, बीच में खाना डाइट जो एडवाइज्ड है उसके अतिरिक्त वो ऊपर नीचे खाना कर लिया, अपना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, मीठा ज़्यादा खा लिया, चाहे वो त्योहारी सीज़न हो या ऐसे भी।
तो इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे रेटिना में इसका प्रभाव आता है और इसका भी चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए, तब जाके ये, क्योंकि ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के कारण हैं, चाहे वो इरिवर्सिबल मतलब ऑपरेशन से और दवाइयों से भी ये ठीक नहीं होते, कुछ न कुछ अपने निशान ये छोड़ जाते हैं और इससे दृष्टि को नुकसान होता है। तो डायबिटिक ब्लाइंडनेस, ग्लाकोमा ब्लाइंडनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है जिसके कारण हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में अब इनके केसेस देखने में आ रहे हैं, क्योंकि अब जांच के साधन भी प्रचुरता से अवेलेबल हैं हमारे इर्द गिर्द, इसलिए ये पकड़ में भी आ जाते हैं। तो मैं आम जन से जरूर ये आग्रह करूंगा कि जो डायबिटिक हैं उनका तो एक प्रोटोकॉल ही है कि हर साल में एक बार उनका चेकअप होना चाहिए और पर्टिकुलरली 60 साल के बाद जी उनको हर 6-6 महीने में ये चेकअप कराते रहना चाहिए, रूटीन चेकअप, चाहे कोई तकलीफ क्यों ना हो। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आप रूटीन चेकअप यहाँ पर कराते रहे। सर, यहाँ चेकअप की बात हो रही तो मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि आजकल किसी भी चश्मे की कोई भी दुकान है या चश्मे की कोई भी बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, वहाँ पर आंखों के चेकअप के लिए कोई ना कोई एक शख्स रहता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस मशीन से आंखों का चेकअप किया जाता है वो कितनी सेफ है और क्या उससे सही चेकअप हो जाता है, उसे ठीक माना जाता है, एक्यूरेसी रहती है उसकी? ये बहुत महत्वपूर्ण, अमितेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि ये हर जगह आपको अवेलेबल होगी, हर मोहल्ले में अवेलेबल। बिल्कुल ये ट्रेंड है कि ऑप्टिशियंस वहाँ पे एक मशीन रख लेते हैं जिसको हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, और ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के माध्यम से वो नंबर निकाल के उसका चश्मा का व्यवसाय वो करते हैं। चश्मा बनाना, व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मशीन का एक सिस्टम है काम करने का। कोई भी मशीन अगर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, अगर उसका समय समय पे उसकी जांच नहीं की जाती कि ये मशीन का रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो वो तो ऑप्टिशियन तो सीधा जो कंप्यूटर में दिख रहा है, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर में जो फाइंडिंग आ रही है उसके हिसाब से चश्मा बना देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और सपोज डॉक्टर की भी मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है, उसका भी जो माप का पैमाना है वो उसने भी नहीं कराया है, तब भी डॉक्टर अपने अनुभव से, डॉक्टर अपने ज्ञान से उसको कैलकुलेट करेगा कि इस व्यक्ति को जो नंबर आ रहा है क्या ये नंबर सही है या इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो इन सब के आकलन पे जो डॉक्टर देगा वो मोर ऑथेंटिक, वो ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा बेहतर नंबर दे पाएगा। तो मैं खासतौर से सिलेंडर वाले प्रकरण में कहना चाहूँगा कि जिनको एक्सिस वाला नंबर लगता है, 70 डिग्री आपने देखा होगा, 70 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरह के जो डिग्री वाले हैं, ये तो खासतौर से सिंपल ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर पे भरोसा ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी, कंप्यूटर की एक खासियत है, जितनी एक्यूरेसी उतनी अगर एरर है तो उतना ही बड़ा एरर भी उसमें आता है, आप मार्क करेंगे, है ना जी। कंप्यूटर की खासियत यह है कि अगर किसी कारण से उसमें एरर आ गया तो वो एरर भी बहुत बड़ा एरर आता है, छोटा एरर नहीं होता कंप्यूटर का। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, सिलेंडर के केसेस हैं, ऑपरेशन के बाद के केसेस हैं, इन सबको चिकित्सक के सलाह से ही अपनी चश्मे बनवानी चाहिए। चिकित्सक की सलाह से ही चश्मे बनवाने चाहिए। सर, एक चीज़ मैं और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि आजकल लेज़र का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो उसका सही समय क्या होगा, सही उम्र क्या होगी, सही समय क्या होगा? और कहा जाता है कि चश्मे हट जाते हैं इसके बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है, खासतौर से मैरिजेबल एज ग्रुप के
बच्चे बच्चियों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, जी। और थोड़ा सा उनको भी लगता है कि चश्मा उतर जाए तो बेहतर होगा, पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी कई कारणों से। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में लेजर का भी अपना एक इंडिकेशन है। लेजर का भी कब करना है और कब नहीं करना है, इसके स्पष्ट गाइडलाइन है। तो लेजर कभी भी 22 साल की उम्र के पहले नहीं कराना चाहिए और नहीं करना चाहिए, दोनों बातें हैं जी। लेकिन समटाइम्स कई कारणों से, कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण और बच्चों को समझ नहीं होने के कारण वो करा लेते हैं। और ये फिर आगे चल के, क्योंकि ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि 22-23 साल तक ऑलमोस्ट ज़्यादातर नंबर सेटल होने लगते हैं। लेज़र इज ए वन टाइम जॉब। लेज़र बार बार नहीं किया जा सकता। चश्मा बार बार आप बदल सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बार बार आप बदल सकते हैं, लेकिन लेज़र तो एक ही बार होगा। अगर मान लीजिए आपने 19 साल की अवस्था में करा लिया और उसके बाद फिर आपके नंबर बदल गए, तो अल्टीमेटली तो आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। इसलिए पूरा चश्मा उतारने के लिए ये बेहतर है कि 22 साल के उम्र के बाद ही, और वो भी उसमें भी एक कंडीशन है, एक शर्त है जी। कि हर 3 महीने के आड़ पे 2 या 3 रीडिंग आपकी ऐसी आए जिसमें आपके नंबर ना बढ़ रहे हों, बढ़ना का ट्रेंड ना हो, तभी लेजर की सलाह दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बच्चियों में खासतौर से ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि कम उम्र में भी लोग कॉलेज गए और अपना घर पे उनने कहा, अब घर को भी बहुत समझता नहीं, उनको भी इतनी समझ नहीं होती है कि कब कराना बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। कई बार वो चिकित्सक की सलाह नहीं ले पाते, जो उनके, जिसको हम कहते हैं ना फैमिली फिजिशियन, यही सब जगहों में फैमिली फिजिशियन का हमेशा से रोल रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैमिली फिजिशियन का होना। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा सर यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट लेंस जी। का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा जी। सेफ है, कितना सुरक्षित है? कॉन्टैक्ट लेंस थोड़ी बहुत उसमें हाइजीन की प्रैक्टिस, साफ सफाई की ध्यान रखना पड़ता है, वरना कॉन्टैक्ट लेंस इज एज सेफ एज ये ऑप्टिकल ग्लासेस। ये बिल्कुल उतना ही सेफ है, और आजकल बेहतर तरीके के कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं। लंबे समय के लिए पहनने वाले कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल हैं, जिसमें महीने भर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस में है। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करके क्रिकेट के मैदान में बहुत अच्छा, आपके सामने कुंबले जी का एग्जाम्पल है, सौरभ गांगुली जी का एग्जाम्पल है। ये सारे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में ख्याति नाम है इनका। इन सब ने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर ही ये खेल खेले हैं। तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया जा सकता है। बस हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाए। बिल्कुल सर, एक चीज और, ये जी बिल्कुल, कोरोना के वक्त में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ जी सर, कोरोना के वक्त में बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें लोगों ने ये शिकायत की कि उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है, कोरोना से वो ग्रस्त थे। इस तरह के केसेस आपके सामने आए तो उनको क्या सलाह रहेगी? कोरोना के वक्त में केसेस थोड़े बहुत लालिमा लिए हुए, थोड़ा सा कंजंक्टिवाइटिस के केसेस आए, ये देखने में आया है। इसमें कोई दो राय नहीं। सब कंजंक्टिवल हेमरेज, जिसमें आंखों में लालीपन आ जाता है, खून जम जाता है, इस तरह के केसेस भी देखने को मिले हैं। पर ऐसे केसेस कोरोना के साथ में जो फंगस आया था, उस फंगस को छोड़ दें जो उसके साथ बाद में आया, जी, तो ब्लैक फंगस, अकेले कोरोना के कारण ऐसे केसेस अभी देखने में नहीं है। जी ऐसे देखने में नहीं आए हैं कि जिसके कारण उनकी नज़र एकदम चली गई हो। कोरोना का दौर ही ऐसा था कुल मिलाकर कि उस समय डिप्रेशन में बहुत सारे लोग थोड़े से डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन में जब आप होते हैं तो बीमारी ना होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे सुनाई कम दे रहा है, आजकल मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, आजकल मुझे दिखाई भी कम दे रहा है, थोड़ी स्टेमिना कम हो गई है। तो ये सब एक्चुअली फंक्शनल काइंड ऑफ थिंग होती हैं
और डिप्रेशन के कंपोनेंट हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। पर बेसिकली सिर्फ इसके कारण, कोरोना के कारण ऐसा बहुतायत से ऐसे लोगों की आंखें दृष्टि में बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और ये अच्छी बात भी है, बेहतर भी है। सर एक सवाल और भी है मेरे जहन में, क्योंकि आजकल सन ग्लासेस में भी लेंस लगाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर नज़र थोड़ी कमज़ोर है और चश्मा लगाता है कोई शख्स, तो अगर वो सन ग्लासेस बनवाने गया तो उसमें भी ये ऑप्शन अब दे दिया गया है कि वहाँ पर भी आप लेंसेज लगवा सकते हैं। वो कितना सेफ माना जाएगा? वो भी ठीक काम करेगा? अमितेश जी, मैं इस अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा जी कि जो पावर के चश्मे हैं उसको कलर्ड ना बनवाएं। आपको सनग्लास लगाना है, ड्राइविंग में आप बाहर जा रहे हैं, आप ऊपर से अलग से लगा लें सनग्लास, या सनग्लास अलग से ही परचेज कर लें, वो बेहतर ऑप्शन है। बनिस्बत के पूरे टाइम आप सनग्लास पहनते रहें, कमरे के अंदर आप सनग्लास पहनेंगे, जिसको एक ज़माने में फोटो ग्रे, एक्स्ट्रा फोटो ब्राउन और इस तरह के जो चीज़ें आती थी, कहीं ना कहीं उसमें रंग थोड़ा बचा रह जाता है और वो अल्टीमेटली आँखों के लिए स्ट्रेन का काम करता है और उस स्ट्रेन से उनको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो और स्ट्रेन, जब भी आप सनग्लास यूज़ करें, यह सुनिश्चित करें कि अल्ट्रावायलेट रेज रोकने की कैपेसिटी उस ग्लास की है कि नहीं है। ऑर्डिनरी ग्लासेस सनग्लास का कोई अर्थ नहीं है जी। अल्ट्रावायलेट रेज उसमें रुकनी चाहिए और वो सर्टिफाइड तरीके से वो ग्लासेस आजकल बिकती हैं, तो उसमें क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत से सवालों का जवाब भी आज हमारे इस कार्यक्रम में सेहतनामा में मिला। तो बता दें कि सेहतनामा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।